हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीसी पॉइंट बाय सीपी सर। तो बच्चों, आजकल हम लोग देख रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री और उसमें हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट में। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में बात कर रहे थे डाइपोल मोमेंट और उसके पार्ट 1 में हम लोग देख चुके थे, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, आपने पार्ट 1 में इसमें देखा था कि अगर दो डाइपोल जो हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपका दो डाइपोल आपके ये है बी ए बी और दूसरा है हमारा ए सी। तो बच्चों, अगर ये दो डाइपोल हैं जिनके डाइपोल मोमेंट μ1 और μ2 हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे से जो है थीटा एंगल पर हैं, तो बच्चों जो इनका रिजल्टेंट होगा यानी म्यू आर, तो उसके लिए म्यू आर के हमने फार्मूला देखा था कि म्यू आर इक्वल टू अंडर रूट, ये आपने देखा था μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा। ये बच्चों आपने फार्मूला देखा था। तो बच्चों, अगर हम इसमें बात कर लें कि यहाँ पर कि कॉस थीटा, यानी अगर ये थीटा हमारा 0 डिग्री है देन कॉस 0 डिग्री इक्वल टू, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर इसमें हम 1 रख दें तो ये म्यू आर इक्वल टू अंडर रूट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर और प्लस 2 μ1 μ2, इसका वैल्यू 1 हो गया। तो बच्चों, यहाँ पर देखें ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर फिट बैठ रहा है, तो यानी हम यूँ कह सकते हैं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ से रूट हट जाएगा, तो ये म्यू आर बराबर हो जाएगा μ1 प्लस μ2। तो बच्चों, इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर 0 डिग्री का मतलब ये है कि वो एक ही डायरेक्शन में, यानी हम कहेंगे कि व्हेन टू डाइपोल इन सेम डायरेक्शन then resultant dipole moment is maximum। तो बच्चों, यहाँ पर क्या होगा कि जो डाइपोल मोमेंट होगा इसका रिजल्टेंट होगा, अगर सेम डायरेक्शन में है यहाँ पर, तो इनका जो डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो अधिकतम हो जाएगा बच्चों। अगर बच्चों यहाँ पर जो है कि थीटा हम लिख रहे हैं कि कंडीशन सेकंड में, ये कंडीशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, कंडीशन फर्स्ट। तो बच्चों, कंडीशन फर्स्ट में ये है, अगर कंडीशन अगर सेकंड की बात कर लें तो सेकंड में क्या हो जाएगा कि हम कह सकते हैं कॉस 180 डिग्री, यानी हम यूँ कहें थीटा 180 डिग्री दैट इज कॉस 180 डिग्री इक्वल टू बच्चों ये होता है -1। तो यहाँ पे जब -1 रख देंगे बच्चों, तो सीधे सीधे हम म्यू आर लिख सकते हैं, म्यू आर बराबर, तो बच्चों ये माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो हम यूँ कह सकते हैं μ1 माइनस μ2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये आपका मिनिमम हो जाएगा अगर 180 डिग्री पे करते हैं। एक कंडीशन और लगा सकते हैं बच्चों कि अगर लिख सकते हैं यहाँ पे इफ़ μ1 इक्वल टू μ2, ठीक है, तो अगर μ1 इक्वल टू μ2 हो जाएगा बच्चों, तब क्या हो जाएगा, देन म्यू आर इक्वल टू, तो इसमें से लेस हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि अगर लिखेंगे व्हेन टू सेम इक्वल डाइपोल, इक्वल लिखना ज़्यादा उचित होगा, इक्वल डाइपोल इन तो बच्चों यहाँ पर इन अपोजिट डायरेक्शन देन रिजल्टेंट
then resultant dipole moment is 0। तो बच्चों अगर हमारे जो दो इस समान डाइपोल मोमेंट होंगे, अगर डाइपोल दो समान डाइपोल अगर अपोजिट डायरेक्शन में हैं और बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में है और उस समय वो अगर 180 डिग्री पर काम कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन हो गए, तो उसका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये पार्ट फर्स्ट वीडियो के लास्ट में कुछ बाकी था जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज हम लोग बच्चों पार्ट 2 पर इस पर बात करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हम लोग नेक्स्ट इसके टॉपिक पर चल रहे हैं, यानी डाइपोल मोमेंट के पार्ट 2 पर। ठीक बच्चों, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो इसके पार्ट 2 में अगर हम बात करें तो बच्चों ये हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो बच्चों इसकी एप्लीकेशन की अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इसके बहुत से एप्लीकेशन डाइपोल मोमेंट जो है हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर हम इसकी डाइपोल मोमेंट की हेल्प से जो है किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें फर्स्ट में बच्चों तो जो है डिटरमाइन ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, किसी मॉलिक्यूलर जो है कि स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से होगी। तो बच्चों यहाँ पर हम नोट्स अभी नहीं देखेंगे, इसको केवल समझते चलेंगे। तो पहले वाले में क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री को कैसे डिटरमाइन करते हैं। जैसे बच्चों देखिए कि यहाँ पर CO2 है हमारा है, तो CO2 का अगर बच्चों डाइपोल मोमेंट अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरीके से होता है यहाँ पर बच्चों। तो यहाँ पर देखें कि बच्चों अगर इसका डाइपोल मोमेंट इधर ये जो है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इधर की ओर देखें तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये 180 डिग्री पर काम कर रहे हैं बच्चों और सेम है। इसका मतलब ये है कि इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। और एक्चुअल में इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो बच्चों इसकी जो आपकी ज्योमेट्री है वो लीनियर होती है, यानी इसकी जो शेप होती है वो लीनियर होती है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर को हम लोग दिखा। अगर बच्चों इसी तरीके से इसका एक और मॉलिक्यूल देखें SO2, तो बच्चों अगर इसकी पॉसिबिलिटीज़ की अगर बात करें तो देखिए SO2 को अगर भी हम इसी तरीके से अगर इसको ड्रॉ करें तो आपको ये देखने में इस तरीके से लगेगा कि इसका भी जो है आपका डाइपोल मोमेंट 0 आएगा और ये इस तरीके से होगा कि ये भी लीनियर हो सकता है, पर बट ये लीनियर नहीं है बच्चों। जब इसका जो है कि देखा गया, एनालिसिस किया गया, तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है बच्चों कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से। तो बच्चों इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो इस तरीके से होता है और इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों वो यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट बच्चों नेट डाइपोल मोमेंट अगर इसकी बात करें तो बच्चों इसका होता है 1.63D आता है। तो बच्चों इससे ये पता चलता है कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो लीनियर ना होकर के वेंट है, यानी इसकी ज्योमेट्री जो है बच्चों जियोमेट्री बेंट है, यानी इसकी कोणी हो जाएगी, बेंट हो जाती है, इस तरीके से जाती है। इसी प्रकार बच्चों अगर इसमें और हम बात कर लें तो यहाँ पर देखिए H2O, तो H2O के अगर बात करें बच्चों, अगर इसको हम लोग इस तरीके से देखते हैं, ये इसका इस तरीके से होता है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हो जाएगा और ये इस तरीके से हो जाएगा।
अब बच्चों ये भी आपका विपरीत डायरेक्शन में, जरूरी नहीं है कि हमारा अगर कोई इस तरीके से है एक डाइपोल मोमेंट और दूसरा ये डाइपोल मोमेंट है, तो यही एक जो है कि अपोजिट डायरेक्शन तो ये भी है, क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ जा रहा है और ये डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, इधर की तरफ आ रहा है। तो देख रहे हैं ये इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, तो यानी इनका जो डायरेक्शन है वो विपरीत है। और इस तरीके से बच्चों अगर इसका देखा जाए तो इसका 0 आता, परंतु एक्चुअल में प्रैक्टिकली द्वारा जो देखा गया इसका डाइपोल मोमेंट कुछ होता है। तो बच्चों इसका जो डाइपोल मोमेंट आपका होता है, इसका डाइपोल मोमेंट बच्चों जो होता है वाटर का 1.85 होता है। तो बच्चों डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि इस तरीके से इसका शो होता है, इस तरीके से। तो इसका देखिए बच्चों इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। तो बच्चों इसका जो रिजल्टेंट यानी वेक्टर जो है वेक्टोरियल एडिशन करने पर इसका परिणामी जो आता है वो आता है म्यू बराबर 1.85 डी आता है बच्चों। तो कहने का मतलब यह है कि इसकी जो ज्योमेट्री होती है, जो इसका शेप होता है वो इस तरीके से लीनियर नहीं हो सकता, इस तरीके से होता। अगर इसका 0 आता तब ये ऐसे होता है। कहने का मतलब यह है, ये डिटरमाइन करता है कि अगर डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है तो वो रेखीय होगा, अगर कुछ आ रहा है तो उनकी एक ज्योमेट्री होती है। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री इस तरीके से इसका भी होता है, यानी अपोजिट उल्टे अक्षर भी के जैसा होता है, या बेंट भी कह सकते हैं इसको, इस तरीके से होता है। तो बच्चों इस तरीके से ये पहला आपने एप्लीकेशन देखा कि इसकी सहायता से डाइपोल मोमेंट की वैल्यू की सहायता से हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निर्धारित कर सकते हैं। यानी बच्चों ये नहीं है, ये आपका सही है। उसी प्रकार से बच्चों इसमें ये इसको हम लोग बेंट नहीं कर सकते, ये इसी तरीके से बनता है। अगर हम इसको इस तरीके से बनाना चाहें तो ये ऐसे नहीं बनता है, ये आपका रॉन्ग हो गया और ये आपका जबकि राइट है, ये इसका राइट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप पहला इसका देख रहे हैं बच्चों। दूसरे हम एप्लीकेशन पे बात करते हैं बच्चों। तो दूसरी एप्लीकेशन बच्चों हम लोग क्या देखते हैं इसमें, देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं। दूसरी एप्लीकेशन बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं परसेंटेज आयनिक करेक्टर। परसेंटेज आयनिक करेक्टर में बच्चों हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें कितना परसेंटेज आयनिक करेक्टर है। जैसे हम बात कर लें बच्चों HCl, हमारे पास HCl है, तो बच्चों ये नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो बच्चों जो इसका जो डाइपोल मोमेंट, यानी इसमें देखिए म्यू इक्वल टू क्यू इंटू और डी यहाँ पे क्या है, वे बॉन्ड लेंथ है। तो मान लेते हैं बच्चों इसकी जो बॉन्ड लेंथ डी है दिया हुआ है 1.27 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर में हमें दिया है, वैसे भी हमें चेंज करना पड़ता है। दूसरी बात जो बच्चों इसका जो क्यू है, जो चार्ज है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये दिया हुआ है बच्चों। ठीक है बच्चों, और बच्चों एक चीज और दिया हुआ है प्रैक्टिकली रूप से, यानी प्रैक्टिकल इसका जो डाइपोल मोमेंट का मान है बच्चों 1.03 डी आता है, यानी प्रैक्टिकल करने पर ये इतना आता है। ठीक है, यानी हमें जो ऑब्जर्व होता है। अब बच्चों यहाँ पर इसका परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर इक्वल टू, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये म्यू जो है बच्चों ये प्रैक्टिकली या ऑब्जर्व्ड लिख सकते हैं या एक्सपेरिमेंटल लिख सकते हैं बच्चों, प्रायोगिक द्वारा एक्सपेरिमेंटल भी सकते हैं, या यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल के द्वारा ये हमें प्राप्त किया गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं EXP लिख दूं और बच्चों यहाँ पे मैं लिख दूं कैलकुलेट या थ्योरेटिकल, और बच्चों ये हो जाएगा इंटू 100। तो बच्चों ये फार्मूला होता है, इस पे अगर हम रख दें तो हमको इसमें आयनिक
करेक्टर जो है कितना होता है वो मिल जाएगा। देखिए तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, थ्योरेटिकल निकाल लेते हैं। तो थ्योरेटिकल कैसे निकालेंगे बच्चों, तो थ्योरेटिकल निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ये म्यू निकल जाएगा। यहाँ पे दिया है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इंटू बॉन्ड लेंथ रख देंगे बच्चों। तो बॉन्ड लेंथ कितना हमारा 1.27 इंटू 10⁻⁸ ये है। अब बच्चों ये जो आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 18 हो जाएगा, और 4.8 इंटू 1.27 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है बच्चों। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, तो देखिए मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 1.27 इंटू 4.8, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। 8 7 56 की 6 यहाँ से लगी 5, 8 दूनी 16, 16 5 21 की 1 यहाँ से लगी 2, 8 1 8, 8 2 10, और 4 7 28, 4 दूनी 8, 8 2 10, 10, 4 1 4, 4 4 4 7 28 की 8 से लगी 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, यहाँ से लगा 1, 4 1 4, 4 1 4, 4 1 5। तो ये हो जाएगा बच्चों 6, 8 और 1 9, 0 और 5 और 1 6, 6.3 अंक के बाद लगेगा बच्चों, तो 6.09 आ जाएगा समथिंग, इतना हम लोग इसमें देखेंगे। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, परसेंटेज आयनिक करेक्टर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इस पर देखें एक्सपेरिमेंटल द्वारा हमें कितना मिला हुआ है, 1.03 मिला हुआ है। और अच्छा हाँ बच्चों एक चीज़ और है, तो यहाँ पर ये 6.09 इंटू 10⁻⁻18 होता है, और बच्चों 10⁻⁻18 बराबर होता है 1D। तो यानी हम इसको डिवाइड में चेंज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा इतना। तो अब हम लोग रख देंगे बच्चों, तो ये आपका इतना हो गया, और ये हो जाएगा 6.09 इंटू 100। तो बच्चों इसको कैलकुलेट करने पर 16.9 आता है, जो कि समथिंग हम लोग 17% मान सकते हैं। तो बच्चों इसमें जो HCl होता है इसमें आयनिक करेक्टर 17% निकल कर आता है। तो इसके द्वारा यानी परसेंटेज आयनिक करेक्टर हम लोग इसमें देख सकते हैं। तो इसमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर हम लोग इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दूसरा एप्लीकेशन है, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो इसके अगली एप्लीकेशन पर हम लोग बात करते हैं। चलिए अब हम लोग अगली एप्लीकेशन पर इसमें बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। तो बच्चों अगली एप्लीकेशन क्या होती है कि यहाँ पर एप्लीकेशन जो तीसरा है बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं सिस एंड ट्रांसफॉर्म। तो बच्चों सिस और ट्रांसफॉर्म को पता किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों अगर आपका जो म्यू है अगर इसका मान 0 आता है तो दिस इज कॉल्ड, ये जो है ये ट्रांसफॉर्म होता है। अगर म्यू का मान नॉट इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं 0 से कुछ भी अधिक आएगा, तो ये जो हमारा होगा ये सिस फॉर्म होगा, ये सिस फॉर्म होगा। तो देखिए बच्चों जैसे हमारे पास ये है, यहाँ से H जुड़ा हुआ है, ये Cl जुड़ा हुआ है, ये H है, ये Cl है, तो यानी हम कह सकते हैं 1,2-डाइक्लोरोएथीन। तो बच्चों ये देख रहे हैं आप सिस फार्म है, और ये सिस फार्म है बच्चों। तो सिस फार्म जो है ये इसका जो है कि सिस फार्म का जो है कि 0 से इसका जो मान होता है ये नॉट इक्वल टू 0। तो हम ये मतलब अगर बता देंगे, अगर हमको किसी की वैल्यू अगर पता है कि ये 0 नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये सिस फार्म होगा इसका। और वहीं पर अगर बच्चों इसकी हम बात कर लें दूसरे में, तो देखिए इसको पलट दें तो Cl हो जाएगा, H हो जाएगा, और यहाँ पर Cl हो जाएगा, और ये H हो जाएगा। तो इसका जो मान आएगा बच्चों 0 हो जाएगा, तो जिससे हमें ये पता चलता है कि ये ट्रांस है, ये आपका ट्रांस है। तो बच्चों सिस और ट्रांस इसमें पता करने की होता है। ये तीसरी एप्लीकेशन आपने देखी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग एक एप्लीकेशन की और भी बात कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन हम लोग और बात कर सकते हैं बच्चों कि
हाँ, अगली की एप्लीकेशन देखते हैं बच्चों, इसको मैं मिटा रहा हूँ। यानी 4 ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चों विद्युत ऋणात्मकता के क्रम का भी हम लोग देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात कर लें, जैसे आपका है जो है HF और HBr, HCl सॉरी HBr और HI। तो बच्चों अगर हम इसमें देखें तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों बहुत ज़्यादा होता है। सॉरी, इधर हम लिख दें तो जो इसके डाइपोल मोमेंट का मान होता है 1.92 और डिवाई में आ गया सब। और ये जो बच्चों आता है 1.03, अभी आपने देखा ही था। और ये आएगा बच्चों 0.78 डिवाई, और बच्चों ये आता है 0.38 डिवाई। तो आप बच्चों देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का मान HF का है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी हाई होगी तभी तो डाइपोल मोमेंट इसका ज़्यादा होगा। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हम क्रम देखें बच्चों तो इसमें F का सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसके बाद Cl होगा, फिर इसके बाद Br होगा, और फिर इसके बाद I होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर को भी डिफाइंड किया जाता है, यानी इधर की ओर ये घट रहा है, इधर की ओर ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बच्चों इस तरीके से हम लोग इसमें पता कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर इस तरीके से इसमें होता है। यानी डाइपोल मोमेंट का मान जो है, वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा इसके लिए है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इसकी होगी। फिर कम देखिए इसके लिए है तो इससे कम हो जाएगा, फिर और भी कम, फिर और भी कम। तो इस तरीके से बच्चों इसमें आपने एप्लीकेशन आज देखा। तो ये डाइपोल मोमेंट जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट होता है बच्चों। तो आपके बीएससी में कम से कम 3-4 एप्लीकेशन और इसके बारे में और भी इस पर कुछ मतलब जो इनके इसमें छोटे छोटे जो प्रश्न बनते हैं वो इसी तरीके से इसमें पूछे जाते हैं। कि जैसे मान लेते हैं NF3 का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो NH3 से कम क्यों हो जाता है, ठीक है, उसका लेस क्यों हो जाता है, ये सब। तो बच्चों इनको आप देखिए इसमें इस तरीके से। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन पर तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए, या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो उसको हमको बताइए, उसको हम उसके लिए बताएंगे, अगली वीडियो बनाएंगे और उसमें उन क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। जैसे आपको कोई क्वेश्चन फंसता है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए, उस पर एक क्वेश्चनों की जो है कि वीडियो बनेगी जिसमें आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस पर कमेंट्स करिए और लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स के द्वारा हमें बताइए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे से आगे वीडियो बनाने का, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग नए टॉपिक पर बात करेंगे, यूनिट 1 के एक नए टॉपिक पर। ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है आज। ठीक है बच्चों, तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।